तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा था। अब हम लोग वर्क पर बेस सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस कराया जाए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,3,4, ठीक, और जिस पॉइंट पर हम लोग लेकर गए हैं उसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3, और जो फोर्स हमने ऑब्जेक्ट पर लगाया है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है, हम लोग को निकालना है वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन इफ फोर्स दिस इज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी तक आप ऑब्जेक्ट को लेकर गए हो, ये लगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ, तो बोलो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। भाई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो कुछ ना कुछ वर्क तो हो ही रहा होगा। यहां पर एक चीज फोर्स को देखकर मुझे बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल फोर्स है ना? ये आपका एक कांस्टेंट फोर्स हो गया। ये चीज कैसे पता चली? हाँ, इसमें कोई भी वेरिएबल जैसा टर्म नहीं है, तो अपने को सिर्फ अब यहां पर दो चीज पता होनी चाहिए। पहला है फोर्स वेक्टर जो कि पता है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि हमको नहीं पता है ना? कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क निकालने का तरीका यही था, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग को निकालना है डी वेक्टर, तो कैसे निकालोगे बेटा? जरा सोचिए। अगर एक पॉइंट ये है ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3,4, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्या आप वो बता सकते हैं कितना होगा? ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4, और ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक आप ऑब्जेक्ट को लेकर गए हो 1,2,3, उसका कोऑर्डिनेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका भी अपना पोजीशन वेक्टर होगा, दैट इज r2 वेक्टर। क्लियर? r2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फ्रॉम, यस, दैट इज ab वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारा ab वेक्टर, विच इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर? तो वो हम लोग यहां पे रखेंगे। सबसे पहले आप मुझे ab वेक्टर की वैल्यू बताइए कितनी है। ab वेक्टर की वैल्यू बताइए। i कैप माइनस 2i कैप, बोलो, माइनस i कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप, दैट विल बी माइनस j कैप, 3k कैप माइनस 4k कैप, दैट इज माइनस k कैप, यानी कि दैट विल बी नेगेटिव ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कोई डाउट इसमें? बताओ भाई। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। तो अगर आपसे वर्क पूछा जाए तो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सो फोर्स वेक्टर हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। वैल्यू क्या आएगी? -2 -3 -4, दैट इज माइनस ऑफ 7 जूल्स, -9, yes, so that is -9 जूल्स। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फोर्स हम लोग वेरिएबल कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। इस बार अगला जो फोर्स है हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें जो फोर्स है वो वेरिएबल है। फोर्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप,
और हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं किसी पॉइंट 2,3 से पॉइंट 1,2 तक। इस बार फोर्स को देखिए, क्योंकि फोर्स के टर्म में एक्स और वाई जैसे टर्म्स आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल है, बोलो वाई भी वेरिएबल है, तो ये फोर्स कैसा हुआ? वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स है तो अब वर्क निकालने का तरीका कुछ अलग होगा। यहां पर हमें अब इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेक्टर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम लोग मान सकते हैं dx आई कैप। ध्यान से देखिएगा जरा, फोर्स कितना है? 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस बार हम लोग मानेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ऐसा जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो हमेशा ये मेथड आप यूज करिएगा। अब इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2y dy। सही है? x की वैल्यू कहां से कहां तक है? फ्रॉम 2 to 1। y की वैल्यू कहां से कहां तक है? 3 to 2। तो ये बनेगा 3 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 1। 2 कॉमन करिए, y dy का इंटीग्रेशन कितना होगा? y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 3 to 2। तो ये बनेगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो दैट इज 1 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 9। तो ये वर्क डन कितना आएगा? -7 -5 है ना, माइनस का 12 जूल्स। ये वर्क डन हो गया। तो वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? ठीक। वर्क कई बार हम लोगों को हो सकता है कोई ग्राफ दे दें और ग्राफ के बेसिस पर आपसे वर्क निकालने की बात किया जाए। जैसे मान लो हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है। ग्राफ कुछ ऐसा है, ये y एक्सिस पर मान लीजिए फोर्स लिया गया और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया। ठीक, यहां कहीं पर फोर्स की वैल्यू थी 5 न्यूटन के बराबर और इस पॉइंट से वो घट के कितनी हो गई? 0। यहां पर ये तो ओरिजिन है, यहां पर टाइम नहीं, डिस्टेंस यहां दिया है मान लो 10 मीटर, यहां पे दे दिया आपको 15 मीटर। ठीक, यहां कहीं पे रहा होगा 5 मीटर, ये 5 न्यूटन। इस तरीके का मान लो ग्राफ दिया गया और हमसे कहा जाए बेटा वर्क निकालिए जब ऑब्जेक्ट टोटल 15 मीटर मूव करता है, दैट मींस कैलकुलेट वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर। 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करो। तो वर्क का मतलब ये है, यहां पर फोर्स देखो कैसा है। सबसे पहली बात, अगर इतने पार्ट की बात करें, यानी कि ए बी पार्ट की बात करें, तो चेक करो फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। बी से लेकर सी तक की बात करें तो फोर्स कैसा है? डिक्रीजिंग। मतलब क्या ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है? तो यहां पर वर्क का कॉन्सेप्ट सिंपल है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर वेक्टर होता है, आपने पढ़ा है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज एरिया अंडर इंटीग्रेशन का मतलब था ना एरिया अंडर ग्राफ, सो इट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो ग्राफ है, इसके नीचे का ये जो एरिया होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर?
तो जब भी वर्क आपको निकालना होगा तो आप इस तरीके से भी वर्क निकाल सकते हो, एरिया अंडर द ग्राफ से। तो फिलहाल यहां पर जरा वर्क की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। ए से बी का वर्क कितना होगा, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया, दिस इनटू दिस, ये कितना है 5, ये कितना है 5, सो दैट इज 5 इंटू 5। और ये क्या बन रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का कितना होगा हाफ, बेस, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है अगेन 5, तो ये बनेगा 25 प्लस 12.5, तो ये बनेगा 37.5 जूल्स के बराबर। यस, ए से बी वाले केस में ये लेंथ कितना है भाई 10 है और ये वाला कितना है 5, तो ये हम लोगों ने गड़बड़ लिखा, ये सही करो इसको। हाँ, तो ये क्योंकि ये वाला लेंथ जो है ये 10 मीटर है, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 10, तो ये बनेगा बेटा 50, तो ये आ जाएगा आपका। और ये वाला देखो ये तो सही है 5, ये है, ये भी 5, ये सही है, तो ये बनेगा 62.5 जूल्स के बराबर। मतलब अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ग्राफ हमें दिया जाएगा तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया बस ध्यान से निकालना, इस तरह का सिली मिस्टेक मत करना कि पता चला जल्दी जल्दी में या जो भी हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप 10 मीटर का 5 मीटर ले लिया तो गया क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो इस तरह की फालतू मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वर्क के बेसिस पर फोर्स के बेटा 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कौन कौन सा? सबसे पहला टाइप है कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना अभी। सबसे पहला फोर्स का टाइप है कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा इसका टाइप है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला टाइप है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनकी वजह से किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दैट फोर्स सिस्टम इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। हाँ, सो वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। तो अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे तो वो कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव, और अगर पाथ पर डिपेंड ना करे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कंजर्वेटिव फोर्स का जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करता हो। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब 2 चार्जेस के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, ठीक है। ए से बी किस रास्ते से लाए हो उससे कोई मतलब नहीं, तब ये फोर्स सिस्टम कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। यानी कि अगर मान लो हम किसी एक
ऑब्जेक्ट को किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेकर गए, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक ऐसा भी है, एक ऐसा भी है, ठीक। पहले वाले रास्ते से वर्क डन हमने निकाला W1, इसमें W2, इसमें W3 और इसमें W4। अगर ये चारों वर्क आपस में बराबर है तो ये फोर्स सिस्टम कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। ए से बी आप लेकर के गए अलग अलग रास्ते से, ठीक। अगर हर रास्ते में जो किया हुआ वर्क है वो अगर सेम है, ए से बी तक पहुंचाना है, केवल वर्क डन अगर सेम है तो आप चाहे इससे ले जाओ उससे ले जाओ, फाइनली वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ए और बी पर। तो ये एग्जांपल हो गया कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगे जिनमें ये सारे वर्क आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो नॉन कंजर्वेटिव का तो वो होता है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिसको आप बोलते हो, या फिर विस्कस फोर्स, या फिर ड्रैग फोर्स, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स। फ्रिक्शन का ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्लियर? तो कई बार सपोर्ट करेगा, कई बार अपोज करेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से विस्कस फोर्स जो होता है ये एक हिसाब से लिक्विड फ्रिक्शन है। लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम क्या है? विस्कस फोर्स। एयर में जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम क्या है? ड्रैग फोर्स। क्लियर है? तो दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मेनली फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेस आते हैं। कंजर्वेटिव के केस में आपके इस तरह के फोर्सेस आ सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर है? अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अबाउट एनर्जी, ठीक है। वर्क में इतना ही है कि वर्क कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स की वजह से आपको निकालना आना चाहिए। आपको ग्राफ दिया जाए तो उससे आप वर्क निकाल पाओ। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको पता हो, दैट्स इट, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी। इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो लगभग आधा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग रिमेनिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोले डिफाइन एनर्जी तो क्या बताएंगे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर? सो कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कोई भी सिस्टम अगर वर्क कर रहा है मतलब वो एनर्जेटिक है। बिना एनर्जी के कोई भी वर्क करना पॉसिबल नहीं होता है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी और लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दुनिया भर के बहुत सारे फॉर्म्स इसके होते हैं। तो एनर्जी कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को जो इन डेप्थ पढ़ना है वो सबसे पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहला जो एनर्जी हमें पता होना चाहिए दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज एनर्जी ड्यू टू एनर्जी possessed by any object due to its motion, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? हाफ mv², जहां पर m ऑब्जेक्ट का मास है और v ऑब्जेक्ट की स्पीड है। v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ठीक है। कोई बताएगा ये हाफ mv² आखिर कहां से आया? डेरिवेशन क्या है इसका? हाफ mv² होता है, ये तो सबको पता है। ये फार्मूला कहां से आया? डेरिवेशन क्या है इस फार्मूला का? हाँ,
तो ये कैसे आएगा उससे, बताओ भाई। काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज, वी कैन से इट इज वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, work done by object before coming to rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक, मूव करते करते ये रेस्ट पर आएगा, रुकेगा, रुकने के पहले कुछ डिस्टेंस तो मूव कर ही गया होगा, तो वहां तक मूव करने में कुछ ना कुछ वर्क भी कर दिया होगा, है ना। सो दैट इज टोटल वर्क डन। जो ये रुकने से पहले करेगा वही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज टोटल वर्क विच विल बी डन बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां कहीं जाकर के रुका, ऐसे मूव करते करते यहां कहीं इस किसी पॉइंट पर रुक गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी भाई, अगर रुक गया तो स्पीड कितनी होगी, 0, ठीक। तो यहां पर हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, फाइनल स्पीड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड कितनी है भाई, v स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया कि रुकने के पहले वो कितना मूव करेगा, v स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, रुकने के पहले वो इतना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, तो वर्क डन कितना होगा, कितना होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं बेटा ma, और डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने निकाला है v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a हुआ कैंसिल, तो स्टॉप होने से पहले कितना वर्क करेगा वो, और यही वर्क क्या कहलाता है, सो दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रुकने के पहले जितना वर्क कर जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही चीज है, मास और स्पीड का स्क्वायर। क्लियर। तो कहने का मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो मास कभी निगेटिव नहीं होता, मास निगेटिव होगा नहीं और स्पीड का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट को। भाई हमारी नजर में कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, लेकिन हो सकता है किसी और की नजर में वो मूविंग ना हो, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन मेरे लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी है। सही है। अगर मैं देखूं किसी को सड़क पर कि वो कार में चला गया, तो मेरे हिसाब से वो मोशन में है, लेकिन उसी कार में बैठे हुए किसी दूसरे पर्सन के लिए, तीसरे पर्सन के लिए वो कैसा है, रेस्ट पर है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, मेरे लिए काइनेटिक एनर्जी है। बोलो यार,
तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। It is one of the most important theorems of your syllabus. वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई बताएगा वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। मतलब क्या है बेटा इसका? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और नहीं, ठीक है, ठीक है, इतनी बात ठीक है। और इसका क्या मतलब है? क्या हमेशा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। अब ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस कहने का मतलब क्या क्या है? किस किस तरह के फोर्सेस यहां पर इंक्लूड हैं? इट इंक्लूड्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। भैया अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इंक्लूड्स इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। और कौन से फोर्सेस पढ़े हैं आपने? रियल फोर्स और प्यूडो फोर्स। और कोई पढ़ा आपने? कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। 8 तरीके के फोर्सेस आपने पढ़े हैं। मतलब हर तरह के फोर्स की वजह से किया हुआ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। किसी भी तरह का फोर्स अगर सिस्टम पर लग रहा है तो उसकी वजह से किया हुआ वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब आप जो भी वर्क करोगे सिस्टम पर, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? सो वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल forces acting on a particle is equal to change in its kinetic energy. Work energy theorem can also be applied in case of non-conservative, या it can be applied to non-inertial frames also. Non-inertial frames याद है क्यों भाई? नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो याद होगा भाई, इनर्शियल नॉन इनर्शियल नहीं ध्यान है? अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वो कैसा होता है? इनर्शियल फ्रेम। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तब दैट इज नॉन इनर्शियल। क्लियर? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑल्सो। इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। और अगर हम लोग इसके प्रूफ की तरफ जाएं कि भाई ये आया कहां से, है ना, तो हम लोग इसको सिंपली प्रूव कर सकते हैं फॉर एनी कांस्टेंट फोर्स। किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए
बोलो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस यू स्क्वायर को इधर भेजो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई हाफ एम। इस इक्वेशन में 1/2m का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2as। 2 से 2 हुआ कैंसिल, एम ए मतलब फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो यही वर्क होता है। सो हाफ एम वी स्क्वायर को भी हम लोग लिख सकते हैं ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो। और हाफ एम यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो यही आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सिंपली हम लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? इसके बाद अगला टाइप का एनर्जी जो अपने पास है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं भाई? हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट पर डिपेंड करती है, और इट इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के पोजीशन और उसके अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जिसमें एक तो आपको पता है कि सर हाइट की वजह से एनर्जी होती है जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं, ठीक। तो अगर वो एसी उतनी हाइट पर लगा हुआ है तो ये उसकी अपनी पोजीशन है, क्लियर। उस पोजीशन पर होने की वजह से उसके पास एनर्जी है। किसी खोपड़ी गिर जाए तो उसको अच्छा खासा पता चलेगा कितनी एनर्जी है। क्यों भाई? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊंचाई पर है उसके पास भी एनर्जी है, अगर वो यहां से गिरेगा तो मतलब गिरने में जो भी वर्क हुआ होगा तो आपको फील हो जाएगा भाई इसने वर्क किया है। वर्क कोई तभी कर सकता है जब उसके पास एनर्जी होगा, तो वो कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एनर्जी होता है कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी का मतलब ये होता है, कई बार आपने ध्यान दिया होगा या आप लोग के साथ खुद ही ये चीज होती होगी कि कुछ बच्चे जो क्लास में अगर बैठेंगे तो उनकी एनर्जी अलग होगी, और वही बच्चों को उन्हीं बच्चों को अगर अलग अलग कर दो और किसी सेपरेट जगह बैठाल दो, यहां पे लाके बैठाल दो, तो उनकी एनर्जी दूसरी होगी। यही ग्रुप क्लास में बैठेगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, वही ग्रुप यहां पे आके बैठेगा तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये एनर्जी किस जगह की है? कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है। सारी लड़कियों को एक साथ बैठाल दो लाइन में, ठीक, सारे लड़कों को अलग बैठाल दो, क्लास की एनर्जी अलग है। सबको मिक्स कर दो, क्लास की एनर्जी अलग है। सारे बच्चों को एक लाइन में ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बैठाल दो, सबको पूरी क्लास में ऐसे लाइन से बैठाल दी, सिर्फ एक सिंगल रो हो, मतलब एक कॉलम ऐसे बने और सबको एक लाइन पे ऐसे बैठाल दिया जाए तो क्लास की एनर्जी अलग है। और सबको हॉरिजॉन्टली ऐसे बैठाल दिया जाए एक लाइन में तो क्लास की एनर्जी अलग है। कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से भी एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी। कई बार किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने पर एनर्जी मिल जाती है। जैसे किसी टेंपल में आप घुसते हो तो वो उस अपने टेंपल की अपनी एनर्जी है। मंदिर में क्यों आदमी जाता है? पॉजिटिविटी लेने।
वही पॉजिटिव एनर्जी लेने। कई बार लोगों से शायद सुना हो कि गए थे, बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। तो शांति मिली, क्या शांति मिली? पीस क्या है? वो उस जगह की एनर्जी है, उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी है। और टेम्पल्स का मतलब यही होता है, उस पर्टिकुलर जगह पर ही उस जगह की वैल्यू है। जैसे कहा जाता है भगवान तो हर जगह है ना, लेकिन फिर भी जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो एक अलग वहां का फील है, और जब अमरनाथ जाएंगे तो एक अलग फील है तो वही भगवान, वही वहां है, वही वहां है, सब भगवान एक ही है, सब लोग यही कहते हैं, ठीक। लेकिन वहां पर सारा इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर जगह का है। अब उसके पीछे सब कहानी बना दी जाती है कि यहाँ पे माता जी ने ये किया, वहां पे शंकर भगवान ने वो किया, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने यहाँ इंडिया में कोई एक मंदिर भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि शंकर भगवान का एक ही अमरनाथ है भाई, दूसरे और भी बहुत सारे मंदिर हैं उनके, है ना। तो और हर जगह पर उस पर्टिकुलर जगह की वैल्यू है, उस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू है, उस पर्टिकुलर प्लेस का अपना एक ऑरा होता है, उस ऑरा की वैल्यू है। वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में आती है, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही कह सकते हैं एक बड़ा टर्म हो गया, ठीक है, बहुत इजीली डिफाइंड नहीं होता है। पोजीशन तो सिंपल समझ में आती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आड़ा टेढ़ा टर्म होता है। फिलहाल फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम पर कोई ऐसा फोर्स हो जो पोजीशन पर डिपेंड करता हो, तो वो वहां पे कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दूर से रिपेल कर सकता है ना। एक पॉजिटिव चार्ज किसी निगेटिव को दूर से ही अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये एनर्जी कौन सी है? कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी। एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है, ये कौन सी एनर्जी है भाई? कोई अंदर आते ही भाग जाए, इस क्लास में घुसते ही कोई भाग जाए, मतलब वो एनर्जी किसकी है? कोई अगर आते ही सोचे कि अरे अरे कहाँ गलत जगह आ गए भाई, बेकार आदमी है, भगो यहां से, तो ये एनर्जी मेरी है। तो देखते ही वो भाग गया हमसे, मतलब उसके अंदर एनर्जी आई कि नहीं आई? अगर कोई आके दरवाजे पे खड़ा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही, बट आपको देखते ही भाग गया, इसका मतलब उसके अंदर तुरंत एनर्जी आई। और वो एनर्जी कहां से आई? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। ये सब कॉन्फ़िगरेशन में आता है, कुछ समझ में आ रहा है? सो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात, इट इज वैलिड only for, it is valid only for conservative, valid only for conservative force field। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ठीक। मैग्नेटिक एनर्जी में भी आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत कम ऐसा टर्म मिलता है मैग्नेटिक में, क्योंकि वहां पे फोर्स परपेंडिकुलर होता है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी अगला चैप्टर आप ग्रेविटेशन आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है, वो डिफाइंड है। लेकिन फ्रिक्शन के केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी देखो डिफाइंड नहीं है, कभी नहीं पढ़ा फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पढ़ा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, बात समझ में आई? तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। Clear? This also depends on, potential energy also depends on frame of reference। ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। किसी के लिए इस पॉइंट की हाइट h है, किसी के लिए हाइट और ज्यादा है, किसी के लिए और कम है। बोलो भाई, कोई यहां से ऑब्जर्व करेगा तो यहां से हाइट देखेगा, कोई नीचे से ऑब्जर्व करेगा तो नीचे से हाइट देखेगा। ये चीज मैंने एक बार शायद और बताया था, सेम एग्जांपल दिया था, कुछ समझा रहे थे। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगली बात ये है कि अगर हम लोग फोर्स का एक फॉर्मूला याद करें तो आपने शायद पढ़ा है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, पढ़ा है?
फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स इज डिफाइंड एज negative rate of change of potential energy, rate of change of potential energy with respect to position. नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. फोर्स जो होता है वो माइनस डी बाई डी आर के बराबर होता है. यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा हो, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ेंगे तो किधर जाएगा? नीचे. क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जाने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. मतलब जिस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है. F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. मतलब नेट फोर्स हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में होता है. मतलब सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. नेट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स in the direction of decreasing potential energy. किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. क्लियर? Net force will be always in such a direction in which potential energy is decreasing. ठीक. आपसे कहा जाए नेट फोर्स इधर की तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो यहां से भी आप पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां से जरा सोचो. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डी यू बराबर माइनस एफ डी आर आएगा. डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर. और इसी को अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए, so that will become u is equal to negative f dr. यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है that is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr. अब जरा सोचो f डॉट dr जो होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो क्या यही वर्क है? बोलो भाई. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या वर्क होता है? सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस W, है ना? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस W के बराबर है. क्लियर है? या फिर ये जो इंटीग्रेशन हमने किया यहां पे du का, इसको U लिख सकते हो. डेल्टा U भी कुछ किताबों में आपको लिखा मिल सकता है. मतलब सेम चीज आपको ऐसे भी मिल सकती है. डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, ये भी हम लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने उन्हें थोड़ी देर पहले कहा था W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, कहा था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और अभी हम कह रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्या मतलब है इसका? ये वर्क डन किस तरह के फोर्स की वजह से है? किस तरह के फोर्स की वजह से वर्क डन है ये? इट इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ओनली. कुछ समझ में आया? बोलो यार. देखो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने ये भी बोला था फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी.
क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिख रहा हूं तो सिर्फ किसके लिए? कंजर्वेटिव के लिए। और अगर कंजर्वेटिव के लिए, इसका मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है? ठीक है। जबकि अगर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद दिलाऊं तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव भी, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझे रहना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक। सो अगर किसी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। और अगर हर तरह के फोर्सेस हो तो नेट वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। क्लियर है? अब अगला एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो जरा क्या है ये। मैकेनिकल एनर्जी समझते हैं क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। दैट मीन्स if only conservative forces, if only conservative forces acts on a body or system, then its mechanical energy is conserved। अगर किसी बॉडी पर या सिस्टम पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो तब उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन देखो किसी भी चीज का हो मतलब सिंपल है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। कंजर्वेशन का तो मतलब सिंपल यही है, हमेशा जो भी चीज कंजर्व होगी, मोमेंटम का कंजर्वेशन है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, एनर्जी का कंजर्वेशन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यानी कि सिस्टम में जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी। जब आप क्लास 9th में थे तो सेम चीज को आपने सिंपल रटा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी के बारे में साइंटिस्ट लोग तो जाने होंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ये बात कहा था, है ना। वो एक श्लोक भी इसका है कोई, वो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, है ना। ये स्कूल वाला बॉन्ड है, इस वजह से उनको भी याद है, हमें भी याद है ना। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, आत्मा अजर है, अमर है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको पानी में कि मतलब सड़ जाए ऐसा कुछ नहीं, गलाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा सिर्फ एक बॉडी से निकलती है और दूसरे बॉडी में चली जाती है। क्लियर? तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। जो हम लोग बोल रहे हैं, जो अभी अंदर से बोल रहा है वही आत्मा है, जो इधर बैठा सुन रहा है वही आत्मा है। ठीक। और आत्मा ही परमात्मा है, ये भी हिंदू धर्म में कहा जाता है
है ना। मतलब आपके अंदर भी भगवान है, अपुनिज भगवान है, मैं भी भगवान है, आप भी भगवान है। क्लियर। जो हमारे आपके अंदर की पॉजिटिविटी होती है वही भगवान है, और जो हमारे आपके अंदर की निगेटिविटी होती है वही शैतान है, वही डेविल है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, हमारी आपकी भी कंजर्व है, और इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। सिर्फ क्या हो रहा है कि जो मैं अभी बोल रहा हूं वो साउंड एनर्जी के रूप में आपके पास जा रही है। अब वो आपके पास रहेगा, जितना आप कैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो किसी और के पास चला जाएगा, रहेगा इसी ब्रह्मांड में। ठीक है, जितनी चीजें बोल दी गई हैं वो सब इसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। ठीक, और एनर्जी का एकमात्र सोर्स अगर देखें कौन है, सन। सन से ही सारी एनर्जी अर्थ तक आती है, और सोचो वही एक एनर्जी है, केवल सन की एनर्जी है जिसको हम लोग तरह तरह से चेंज कर रहे हैं। अब आप सोचो सन की एनर्जी है तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स आते हैं, अनाज आता है, वही हम लोग खाते हैं तो हम लोग के अंदर एनर्जी आती है, फिर हम ही काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, इंसान काम कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, इंसान बोल रहा है तो साउंड एनर्जी बन रही है, मेहनत करके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया तो उससे लाइट एनर्जी भी आ रहा है। कहने का मतलब एकमात्र सोर्स कौन है, सन है, वहीं से सारी एनर्जी आती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज ऑल्सो कंजर्व्ड, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होती है। अब ये सब चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब जब आप इनके कभी डेप्थ में जाओगे तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर वही बात आती है, इन सब का जो आंसर है साइंस नहीं दे पाता एक समय के बाद, तो वो सारा आंसर आपको वही शास्त्रों से मिलेगा, अपने जो वेदास हैं, आपके जो इंडियन जो अपने शास्त्र हैं, उन्हीं में ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और कई बार बस ये है कि उसमें चीजें बहुत शॉर्ट में लिख करके छोड़ दी गई हैं, मतलब उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया बस, अब उस पॉइंट को ढूंढना समझना साइंटिस्ट का काम है, वो ढूंढे समझे। क्लियर है। तो बहुत सी चीजें कि एक तो संस्कृत में लिखा है तो बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, बहुत सी क्या वो 99% समझ में ही नहीं आता है। अब देखो कितना कहा जाता है गीता में सब कुछ है, अगर गीता हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा समझा तो पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आप लोग उनको यूट्यूब पे देखते हो, क्या नाम है, जितने भी हमें लगता है मोटिवेशनल स्पीकर हैं सभी गीता की तारीफ करते हैं, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो। विवेक बिंद्रा तो अभी देखो एक नई सीरीज भी उन्होंने लॉन्च किया है, 15 16 17 मिनट के आसपास के उन पे वीडियो आ रहे हैं, जब देखिएगा आप लोग भी उस चीज को। विवेक बिंद्रा का वो सेशन है जिसमें उन्होंने गीता में क्या क्या कहा गया है और हम लोग अपनी डेली लाइफ में उसको कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो गीता के बहुत बड़े फैन है, मतलब वो वाली गीता नहीं, वो वाली गीता के, ठीक है, वो बहुत बड़े फैन है ना। और वो मतलब बहुत पढ़ते हैं और उनको तो बहुत सारे श्लोक और दुनिया भर का जाने क्या क्या उनको याद है। आप देखना उनके वीडियो में वो अक्सर बोल दिया करते हैं ऐसे ही कुछ भी, कोई भी श्लोक बोल देते हैं, हम लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं क्या है वो, है ना। तो गीता में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब होल सोल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन को समझ पाना साइंस के बियॉन्ड है, साइंस तो नहीं समझ पा रहा सन क्या है, क्लियर है, लेकिन शास्त्रों में है ना। तो वो हाइड्रोजन वाला जो है ना वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ना कोई सन के अंदर गया, ना वहां तक कोई पहुंच पाया, और जो पहुंच जाएगा वापस नहीं आएगा। ठीक है, वो करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है, पहले ही सब मेल्ट होके सब धड़धड़ा गिर जाएगा, जो भी भेजोगे तुम वहां तक कुछ नहीं जा पाता है, उसके आसपास भी नहीं जा पाता है, मतलब उससे लाखों किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी कुछ नहीं जा पा रहा है। सन का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस है, यहाँ हम लोग 50-60 हो जाता है तो फिर हालत खराब हो जाती है, तो वो तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस में है, तो वहां क्या सीन होता होगा सोचो। तो सन खुद क्या है, मिस्ट्री है, एक जलता हुआ आग का गोला है सन, आग का गोला है। अब वो आग के गोले में स्टेबिलिटी कैसे है वो ऊपर ही वाला जाने जिसने बनाया है, ठीक है ना। तो वो सिस्टम सब साइंस के बियॉन्ड है। फिलहाल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बड़ी चीज है, लेकिन आप यहां पर आप ये समझ लो अगर किसी सिस्टम में केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। लेकिन अगर मान लो आपसे कभी कहा जाए कि नहीं सर उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है और हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो ही ना, तब तो ये चलेगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी 0।
क्लियर। और अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं है, क्लियर, अगर ये वर्क डन जीरो नहीं है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहां से एक चीज और बता सकते हैं, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी कि टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर आप कभी निकालो, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में आप चेंज निकालो तो वो मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। या तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा, अगर मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ इनिशियल और फाइनल, मतलब वहां पे क्या अप्लाई हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था ही नहीं। क्लियर है। लेकिन अगर उनकी एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस या गेन हुआ है, बोलो यार, अभी 100 जूल की एनर्जी है, थोड़े समय के बाद 80 जूल रह जाए, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। अब अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो कोई ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहा होगा। यहां पर फ्रिक्शन टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वही एनर्जी का लॉस कराते हैं किसी भी सिस्टम में। क्लियर है। तो अगर फ्रिक्शन लगेगा एनर्जी का लॉस कराएगा, तो उसी से मैंने लिखा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, कुछ समझ आया हो तो बताओ। सही है, चलिए आज इतना ही रखते हैं।